ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता क्या है उसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देखो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बेसिकली हमें तीन चीजों के बारे में बताते हैं। वो तीन चीजों क्या है? प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, प्रोडक्ट की सेल्स और उस पर आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। इस एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली इन तीन चीजों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसका जो है वो पता लगाते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप आता है, और अगर उनमें किसी भी तरह का चेंज होता है तो उनका एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, वो चीज हम जान पाते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम केस स्टडी देखें, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मैनेजरियल अकाउंटिंग टूल, ये एक मैनेजरियल अकाउंटिंग टूल होता है दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम अफेक्ट कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम एंड नेट इनकम। ठीक है, तो बेसिकली ये एनालिसिस हमें बताता है कि कॉस्ट या फिर वॉल्यूम में जब चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। जैसे सेल्स कम हो गई तो हमारी प्रॉफिट कम हो जाएगा, सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेल इंक्रीज होने पे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर कॉस्ट हमारी ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कॉस्ट अगर कम हो गई तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग ऑपरेशन। तो ये बेसिकली हमें प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग करने में और ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में काफी हेल्प जो है वो करता है। ओके, इसके बेस पर आपके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सॉरी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रोडक्शन और प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ये हमें इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड insights how cost and profits are affected by changes in volume business activities। तो अगर हमारी जो सेल्स है वो कम ज्यादा होती है तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस एनालिसिस इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन ऑफ एवरी कॉस्ट आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। तो इस एनालिसिस के अंदर हम लोग हर कॉस्ट को, जो टोटल कॉस्ट है उसको फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में जो है डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि ये जो चीज है वो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर करें। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स ओनली। तो ये बेसिकली हमें कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी के बारे में यहाँ पर बताता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो तीन स्टेटमेंट है वो हमारी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो चौथी स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, देखो जब हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें कई सारी चीजें अज्यूम करके चलनी होती है। जैसे कि हमें अज्यूम करने की जो सेल्स प्राइस पर यूनिट है वो कांस्टेंट होगा, और अगर इसमें किसी भी तरह का चेंज होगा तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यूज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ये सारी अजम्पशंस हमें मान के चलनी होती है जब भी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी एक चीज जो है वो फेल हो जाती है, यानी कि चेंज आ जाता है उसमें, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यूजफुल नहीं रह पाता है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस ऑफ सीवीपी एनालिसिस। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है कंपनी के लिए? पहला, इट इनेबल्स बिजनेस टू असेस द सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बिजनेस को बताता है कि उसकी जो प्रॉफिट है वो कितना डिपेंडेंट है आउटपुट के ऊपर, यानी कि अगर आउटपुट के अंदर चेंज आता है तो उससे कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें कितना चेंज जो है वो आता है। अगर आउटपुट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारी जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा है प्रॉफिट की। ठीक है, और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। दिस एनालिसिस एड्स इन प्रॉफिट प्लानिंग। इसके हेल्प से ना प्रॉफिट प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे और उनकी सेल्स करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट जो है वो रिसीव होगा, क्योंकि हमें प्रोडक्शन का भी पता लग रहा है, प्रॉफिट का भी पता लग रहा है, और यहाँ पर सेल्स का भी पता लग रहा है। दिस एनालिसिस अलाउ बिजनेस टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सेल्स एट विच दे विल ब्रेक इवन। तो ये बेसिकली बिजनेस को बताता है कि उन्हें कितनी क्वांटिटीज की यहाँ पर सेल्स करनी पड़ेगी अगर अगर उन्हें यहाँ पर ब्रेक इवन जो है वो अचीव करना है। इट हेल्प्स टू असेस द फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद चेंजेस इन प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम। तो ये यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल रिस्क जुड़ा होता है प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम में चेंज आने से, जो बैंक कंपनी को फेस करना पड़ता है, वो भी यहाँ पर असेस करने में हेल्प करती है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक कंपनी के लिए जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ फर्म मैन्युफैक्चरिंग टेबल्स हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 1 crore rupees and
variable cost is 1200 per unit, sale price is 1600 per unit, during the year it is sold 3000 tables, what is the profit of the firm during the year। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है S इंटू एन माइनस एफ प्लस वी इंटू एन, जहां पर S क्या है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, N क्या है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और F क्या है फिक्स कॉस्ट है, और V क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और N क्या है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें सिंपल से यहाँ पर, तो देखो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस है 1600 और आपने कितने यूनिट्स यहाँ पर सेल किए, सोल्ड किए 1600, और आपने कितने यूनिट्स यहाँ पर सोल्ड किए हैं, वो किए हैं 3000। ठीक है, तो इनको यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं। उसके बाद फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, फिक्स कॉस्ट है हमारी 1 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा है। उसके बाद इसमें से माइनस करना है, सॉरी इसमें इससे हमें प्लस करना है किसके साथ, जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, वी कितना है हमारा वेरिएबल कॉस्ट 1200 इंटू 3000। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी आएंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1600 इंटू 3000, तो ये आ रहा है हमारा 48 लाख, सॉरी इसको मैं 1 करोड़ बोल रहा था, ये बेसिकली 10 लाख, ये 1 करोड़ नहीं है, बेसिकली ये 10 लाख है। ठीक है, तो एक जीरो का यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ओके, तो ये आ गया 48 लाख। ठीक है, 48 लाख माइनस करना है 10 लाख प्लस, अगर हम 1200 को इंटू कर देते हैं 3000 के साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 36 लाख। ठीक है, 36 लाख। ठीक है, तो 4,80,000, सॉरी 48 लाख माइनस 10 लाख प्लस 36 लाख, ये हो गया हमारा 46 लाख। ठीक है, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो ये क्या है हमारा प्रॉफिट है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी, वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी थी, तो 2 लाख यहाँ पर ऑप्शन है। तो वैल्यूज देख के आपको घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर जो है वो हो गया होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो प्रॉफिट को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, the break even point refers to the level of sales at which total revenue equals to total cost, resulting in neither profit or loss. The formula for calculating the break even point in unit sales। ठीक है, तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सेल्स है, ठीक है, हमारी जो सेल्स है उनका लेवल इतना होता है कि हम सभी कॉस्ट को जो है वो कवर कर पाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को भी और फिक्स कॉस्ट को भी। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है 1 लाख रुपए। ठीक है, और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 20,000 रुपए, यानी कि टोटल कॉस्ट 1,20,000 रुपए। और जब हम यहाँ पर 100 यूनिट्स यहाँ पर सेल करते हैं, तो हमें जो सेल्स रेवेन्यू मिलती है वो कितना है 1,20,000 रुपए। मान के चलिए आपने जो यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस की है वो यहाँ पर 10,000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस की है। ठीक है, और एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 रुपए। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपका कितना है यहाँ पर 12 रुपए। तो कॉस्ट कितनी आ रही है 10 रुपए, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपए है। तो 1,20,000 रुपए आपको 10,000 यूनिट्स को जो है वो सोल्ड करने पे मिला है। 10,000 यूनिट्स को एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10,000 इंटू 20, तो 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 1,20,000 रुपए यहाँ पर मिला। मान के चलिए जो हमारी सेल्स है वो यहाँ पर 1 लाख की हुई है, हमारी जो सेल्स है, ठीक है 1,20,000 रुपए की हुई है। तो यहाँ पर देखोगे हमारी जो सेल्स है, हमारी जो यहाँ पर सेल्स है वो इक्वल है किसके, हमारी टोटल कॉस्ट के, वो इक्वल है हमारी यहाँ पर टोटल कॉस्ट के। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, एक ऐसा पॉइंट मतलब कि आपने इतने यूनिट्स यहाँ पर सोल्ड कर दिया कि आपकी जो सेल्स रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल जो है वो हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हमें यूनिट्स में कैलकुलेट करना, तो उसे हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर ब्रेक इवन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दें, इसका आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, तो जब आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड कर देते हो तो आपका यहाँ पर यूनिट्स के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो निकल कर आ जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया
कि हमारी जो सेल्स रेवेन्यू वो भी 1,20,000 रुपए, हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी 1,20,000 रुपए। तो यहाँ पर इस सेल्स के लेवल पर हमारी जो हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें लॉस हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कहते हैं। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, आपने घबराना बिल्कुल नहीं। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो हम फिर से यहाँ पे इस एग्जांपल में डिटेल में इसको समझने वाले हैं। तो expedited manufacturing producer sells a single product which has selling price 40 per unit. The variable cost per unit is 20. Fixed cost of the company's amount 1 lakh 10,000. तो फिक्स कॉस्ट हमारी यहाँ पर कितने हैं 10,000 है, और यहाँ पर हमें ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कैसे यहाँ पर कैलकुलेट होगा ब्रेक इवन पॉइंट? सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो, जो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, आपका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है उसमें से आपको जो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, इसे आपको माइनस करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40, इसमें से आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो है 20, वो करना पड़ेगा माइनस। तो ये आ गया हमारा 20, ये आ गया हमारा 20। ये क्या है? हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब हमें अगर ब्रेक इवन पॉइंट जाना है, ब्रेक इवन पॉइंट जाना है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो क्या है? तो क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे 10,000, और इसे हमें 20 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो 500 यूनिट्स हमारी यहाँ पर आ गई हैं। 500 यूनिट्स जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, 500 यूनिट्स आई, यहाँ पर 10 जो है एक्सीड कर रही है। तो 500 यूनिट जो है वो करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना है तो उसको कम से कम 500 यूनिट जो है वो सेल करनी पड़ेगी, जिससे उसे ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ऐसा कैसे होता है? तो मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको। तो देखो, आपके जो कंट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद आता है। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन का यूज आप करते हैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए, फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो अगर आपको एक यूनिट पे 20 रुपए मिल रहे हैं और उस एक यूनिट से आप 20 रुपए फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहे हो, तो टोटल 10,000 को करने के लिए आपको कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी? ऑब्वियस ही बात है, 500 रुपए, 500 यूनिट सेल करनी पड़ेगी, जिसपे आपको 20-20 रुपए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जिससे आप टोटल 10,000 पे जो हमारा फिक्स कॉस्ट है उसको कवर जो है वो कर पाओगे। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा।